नमस्कार, स्वागत है आप सबका। दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइंस से। लोकसभा में गूंजा टीएमसी सांसदों के स्टिंग ऑपरेशन का मसला। बीजेपी, कांग्रेस और लेफ्ट ने की जांच की मांग। टीएमसी ने बताया राजनीतिक साजिश। दो दिन के लिए प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेजे गए छगन भुजबल। मुंबई में निचली अदालत ने दिया फैसला। महाराष्ट्र सदन घोटाले में आरोपी हैं भुजबल। जेएनयू मामले में छात्रों का संसद भवन तक मार्च। देशद्रोह का आरोप हटाने और स्मृति ईरानी के इस्तीफे समेत 5 मांगे। 14 दिन और बढ़ी उमर और अनिर्बान की न्यायिक हिरासत। शेयर बाजार में फिर से भारी गिरावट। सेंसेक्स 253 अंक और निफ्टी 78 अंक टूटा। कमजोर वैश्विक संकेतों का असर। आंग सान सूची के सहयोगी तिन चाओ बने म्यांमार के नए राष्ट्रपति। 1960 के बाद देश के पहले गैर सैनिक। राष्ट्राध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई। और आइए देखते हैं पहली खबर। म्यांमार की संसद ने यू तिन चाओ को देश का नया राष्ट्रपति चुन लिया है। उन्हें 652 में से 360 वोट मिले हैं। नवंबर में नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी की ऐतिहासिक जीत के बाद से ही पूरी दुनिया इस बात पर नजरें लगाए हुए थी कि म्यांमार की कमान अब किसके हाथ में होगी। म्यांमार में लोकतांत्रिक सरकार के गठन के बाद मंगलवार को संसद के सदस्यों ने यू तिन चाओ को अपना अगला राष्ट्रपति चुन लिया। तिन चाओ नोबेल पुरस्कार विजेता आंग सान सूची के बेहद करीबी माने जाते हैं और उन्हें शुरुआत से ही राष्ट्रपति पद का मजबूत दावेदार माना जा रहा था। तिन चाओ का नाम नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने नामांकित किया था। उनके विरोध में सेना ने मिंट स्वे को उम्मीदवार बनाया था, जिन्हें तिन चाओ ने 160 वोटों से हराया। वोटिंग में तिन चाओ को 652 में से 360 वोट मिले, जबकि सेना की तरफ से उम्मीदवार रहे मिंट स्वे को 200 और एनएलडी के एक दूसरे उम्मीदवार हेनरी वैन थियो को 79 वोट मिले। मिंट स्वे और हेनरी थियो पहले और दूसरे उपराष्ट्रपति के तौर पर काम करेंगे। एनएलडी को तिन चाओ से काफी उम्मीदें हैं। संवैधानिक मजबूरियों के चलते फिलहाल सूची खुद राष्ट्रपति नहीं बन सकती, इसलिए उन्होंने इस बात के संकेत दिए हैं कि राष्ट्रपति उनकी देखरेख में ही काम करेंगे। तिन चाओ के राष्ट्रपति चुने जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें ट्वीट कर बधाई दी है। 1960 के बाद ये पहला मौका है जब म्यांमार में कोई ऐसा राष्ट्रपति मिला है जो सेना से जुड़ा हुआ नहीं है। 2011 में म्यांमार में सैन्य शासन के खात्मे के बाद थिन शिन पहले लोकतांत्रिक राष्ट्रपति बने थे, जो सेना के ही नेता थे। तिन चाओ का कार्यकाल 1 अप्रैल से शुरू होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस अहम मसले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार रंजीत कुमार जी फोनलाइन पर हैं और साथ ही साथ हमारे सहयोगी संवाददाता अखिलेश सुमन हमारे साथ न्यूज़ रूम से जुड़ रहे हैं। अखिलेश, सबसे पहले मैं आप समझना चाहूँगा, इस नए चेहरे के साथ किस तरह के बदलाव की उम्मीद आप अखिलेश कर सकते हैं, क्योंकि लंबे अरसे से हमने देखा है कि वहाँ पर लड़ाई चल रही थी लोकतांत्रिक मूल्यों को वापसी को लेकर, और आंग सान सूची की जीत के बाद जो संवैधानिक, मैं कहूँ कि एक तरीके से बाधाएं थी उनके सामने इस पोस्ट तक, लेकिन उनके बहुत ही करीबी और बहुत ही विश्वास पात्र जबकि अब राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं, तो किस दिशा में आप देखते हैं ये? चलिए, शायद अखिलेश तक आवाज नहीं पहुंची। रंजीत जी, आप तक अगर आवाज पहुंची, मैं यही सवाल आपसे जानना चाहूंगा, नए चेहरे के साथ म्यांमार को आप किस तरीके से देखते हैं और इस बदलाव के साथ? देखिए, म्यांमार के राष्ट्रपति पहले नागरिक राष्ट्रपति हैं म्यांमार के, और म्यांमार में जनतंत्र का एक नया युग शुरू होने वाला है, इसे हम कह सकते हैं। लेकिन अभी भी म्यांमार के जनतंत्र पर सेना की छाया बनी रहेगी, इसलिए म्यांमार के भविष्य के लिए जरूरी है कि म्यांमार के संविधान में इस तरह के संशोधन किए जाए कि वहां पर पूरी तरह जनतांत्रिक ताकतों का शासन हो सके, क्योंकि अभी म्यांमार के शासन में जो
नए राष्ट्रपति चुने गए हैं उनके साथ 2 सहयोगी उपराष्ट्रपति हैं। एक उपराष्ट्रपति म्यांमार की सेना के प्रतिनिधि के तौर पर नियुक्त करवाए गए हैं और दूसरे जो उपराष्ट्रपति हैं वह म्यांमार के नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी आंग सान सूची के समर्थक हैं। लेकिन एक उपराष्ट्रपति सेना के प्रतिनिधि होने के नाते म्यांमार की जनतांत्रिक सरकार पर उनकी छाया के तौर पर देख सकते हैं। लेकिन क्या रंजीत जी ये माना जाए कि जिस तरीके से आंग सान सूची की जीत और उसके बाद उनके करीबी का इस पोस्ट पर आने के, आपने कहा कि उपराष्ट्रपति पर जो एक प्रतिनिधि हैं वो सेना के प्रतिनिधि के तौर पर हैं, यानी कि जिस तरीके से संविधान में बदलाव या फिर जो सुबगाहट चल रही थी उस कड़ी को या उस लक्ष्य को हासिल करने में अभी एक लंबा वक्त या एक लंबा फासला है। जरूर म्यांमार के संविधान में बदलाव करना पड़ेगा और म्यांमार के संविधान में बदलाव के लिए नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी को जरूरी सदस्यों का 2/3 सदस्यों का समर्थन चाहिए और म्यांमार की जो संसद के दोनों सदन है उसमें 1/4 सदस्य म्यांमार की सेना के प्रतिनिधि के तौर पर नियुक्त किए गए हैं। इसलिए इसमें एक बड़ी अड़चन के तौर पर हम देख सकते हैं कि म्यांमार के संविधान में जरूरी संशोधन अगर करने के प्रस्ताव लाए गए तो म्यांमार के जो सैनिक प्रतिनिधि के तौर पर सांसद वहां पर भेजे गए हैं उनकी क्या भूमिका रहेगी, क्योंकि म्यांमार के राष्ट्रपति के तौर पर वही व्यक्ति नियुक्त हो सकता है जिसके परिवार का कोई सदस्य विदेशी नागरिक नहीं हो और राष्ट्रपति आंग सान सूची के पति और उनके दोनों बच्चे ब्रिटेन के नागरिक हैं। इस नाते उन्हें इस पद पर बैठने से प्रतिबंधित कर दिया गया। तो म्यांमार के जो नए राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं वो आंग सान सूची के प्रतिनिधि के तौर पर वहां माने जा रहे हैं। हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि म्यांमार की जो जनतांत्रिक ताकत वहां पर एक तरह से विराजी है, जो नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी का वहां पर सत्ता में आविर्भाव हुआ है, वह म्यांमार में जनतंत्र की लहर पैदा करेगी और म्यांमार में जनतांत्रिक ताकतों को एक मजबूती प्रदान करेगी। और रंजीत जी, क्योंकि एक बड़ा जो मैं कहूँ कि वहाँ पर एक सीमाएं हैं, नई सरकार नए राष्ट्रपति के सामने, आंग सान सूची के सामने जो सैनिक प्रतिनिधि हैं वहाँ पर, ऐसे में कितनी खुली छूट या फिर कितने आप देखते हैं कितना स्पेस होगा इस नए सरकार के पास, इन चेहरों के पास कि वो अपने लिहाज से जनतंत्र या लोकतंत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, या फिर मैं कहूँ कि जो जनता का दबाव हो उसको बढ़ाने की कोशिश होगी और उसके जरिए शायद ये आगे बढ़ें। देखिए, म्यांमार की नई सरकार के लिए, नए राष्ट्रपति के लिए सबसे पहला जो कदम होगा वो म्यांमार के संविधान में इस तरह के संशोधन लाने का प्रस्ताव होगा कि म्यांमार की सरकार पर पूरी तरह जनतांत्रिक ताकत हावी हो, क्योंकि म्यांमार की जो मौजूदा सरकार बनेगी 1 अप्रैल से जो नई सरकार का गठन होगा उसमें रक्षा और गृह मामलों के जो मंत्री होंगे वो सेना के प्रतिनिधि होंगे। तो इस नाते म्यांमार की सरकार के लिए, नई सरकार के लिए खुले तौर पर, स्वच्छंद तौर पर काम करना मुश्किल होगा, क्योंकि सेना को यदि ऐसा लगा कि उसके हित के विरोध में कोई प्रस्ताव जा रहा है, कोई बात हो रही है, तो सेना उस पर प्रतिबंध रोक लगा सकती है। शुक्रिया रंजीत जी इस पूरी बातचीत के लिए आपका। अखिलेश, जैसा कि रंजीत जी बता रहे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई भी दी है, लेकिन आपसे समझना ये चाहूँगा कि भारत के साथ रिश्तों को लेकर और किस दिशा में और किस तरीके से हम उम्मीद कर रहे हैं नए रिश्तों को लेकर नए चेहरों के साथ। देखिए, आंग सान सूची इतने दिनों जो जेल में रही, कन्फाइनमेंट रही, उसके बाद अब उनकी पार्टी को बहुमत मिला है, तो वो काफ़ी इस तरीके से कहें कि तपे तपाए नेता बन गई हैं और यहाँ चुनाव होने के पहले वो चीन भी गई थी। आंग सान सूची, चीन के साथ उनका संबंध बहुत अच्छा नहीं था। जब सैनिक सत्ता थी तो सैनिक सत्ता को चीन के से समर्थन मिला था शुरू में, तो इसलिए आंग सान सूची भारत के काफ़ी करीब थी और चीन से काफ़ी दूरी बनी थी। लेकिन उन्होंने समझा कि चीन के साथ सहयोग के बिना नहीं बढ़ सकता है म्यांमार आगे, इसलिए उन्होंने चीन से भी संबंध साधा। लेकिन अभी की जो स्थिति है, भारत ने लगातार उनसे संपर्क साधा है और भारत के राजदूत लगातार आंग सान सूची के संपर्क में थे। और जो अभी तक स्थिति यह है कि आंग सान सूची के लिए दोनों तरह के ऑप्शंस मौजूद हैं। खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में चीन ने उनकी काफ़ी मदद की है जब सैनिक सत्ता वहाँ थी। लेकिन आजकल जो भारत की स्थिति है, आजकल भारत म्यांमार के रास्ते थाईलैंड तक, भारत थाईलैंड म्यांमार ट्राइलेटरल हाईवे बन रहा है, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण आसियान से भारत को जोड़ने वाला है और इससे म्यांमार को काफ़ी फायदा होगा।
तो आंग सान सूची इस बात के महत्व को समझती हैं कि जिस तरह म्यांमार फंसा हुआ था शेष आसियान, भारत और चीन के बीच में, वैसे में यह रास्ता बहुत महत्वपूर्ण है और आगे आने वाले दिनों में भारत के साथ सहयोग, खास करके व्यापार के मामले में भारत के साथ सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। चीन से उनको आयात करना पड़ता है, लेकिन निर्यात के लिए उन्हें भारत जैसे बड़े बाजार चाहिए जहां वो म्यांमार निर्यात कर सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं म्यांमार के साथ, खास करके प्राकृतिक जो संसाधन हैं, दलहन है, बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में दलहन का निर्यात हो सकता है म्यांमार से, जो अभी तक रास्ते से नहीं होने की वजह से समुद्र के रास्ते आता था। तो मुझे लगता है कि आंग सान सूची भारत के साथ अच्छे रिश्ते बनाने में रुचि लेंगी। शुक्रिया अखिलेश तुमान इस पूरी बातचीत और अपडेट के लिए आपका। और ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। खेसारी दाल पर सवाल दर सवाल, हजारों गरीबों को इसने बनाया विकलांग, लेकिन नई प्रजातियों में हट गया है जहरीला तत्व। खेसारी दाल यानी गरीबों की दाल। देश के अलग अलग हिस्सों में इसे अलग अलग नाम से जानते हैं, कहीं लाख तो कहीं लखोड़ी, कहीं त्योड़ा तो कहीं खेसारी। इसी नाते बदल रहा है सरकारी नजरिया। खेसारी से जुड़े तमाम सवालों की पड़ताल करती राज्यसभा टीवी की खास रिपोर्ट। किताब। इस कार्यक्रम के हर एपिसोड में हम किसी महत्वपूर्ण किताब के बारे में उसके लेखक, संपादक या उस विषय के जानकार के साथ बातचीत करेंगे। India is a very verbal society. We like speaking. भगत सिंह का संदेश 19 अक्टूबर 1929 का लाहौर जेल से पढ़ा गया। उसमें साफ साफ कहा कि देखो युवकों, हम लोग बम और पिस्तौल के लिए नहीं क्रांति के लिए लड़ रहे, जन संगठनों के जन चेतना के जरिए हमें वो करना है। पश्चिमी समाज में जो सिद्धांतीकरण हुआ राज्य का, उसमें जैसे हॉब्स, लॉक, रूसो जैसे लोगों ने किया, उन लोगों ने मनुष्य के बारे में जो अवधारणाएं बनाई, फुकुयामा उसका खंडन कर रहा है। तृणमूल कांग्रेस के कुछ सांसदों के खिलाफ कथित रिश्वतखोरी मामले में केंद्र सरकार ने स्पीकर से मामले की जांच कराने की अपील की है। लोकसभा में मंगलवार को सीपीएम, कांग्रेस और बीजेपी ने यह मुद्दा उठाया और आरोपी सांसदों पर कार्रवाई की मांग की। टीएमसी ने इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित करार दिया है। लोकसभा में प्रश्नकाल के बाद टीएमसी सांसदों ने कथित रिश्वत लेने का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू ने कहा कि रिश्वतखोरी का आरोप संसद की प्रतिष्ठा से जुड़ा मुद्दा है, इसे साजिश बताकर खारिज नहीं किया जाना चाहिए। The prestige of the parliament is at stake. So we have to establish the truth. Request the speaker. There are two ways. One is the government should order an inquiry. The other one is the house should order an inquiry. The house, you are the custodian of the house, the chair of the house. You please consult others also and see. इससे पहले सीपीएम, कांग्रेस और बीजेपी ने इसे गंभीर मामला बताया। सदस्यों ने आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर सीबीआई जांच की मांग की। इससे पहले भी ऐसे वाकया जब भी हुए, समिति बना करके जांच की गई, पूरा सीडी मंगवाया गया, सच का निकाला गया और एक्शन लिया गया। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, ये naradanews.com, उससे आप तमाम सीडी मंगाओ, आप जांच करो, समिति बनाओ और सीबीआई एफआईआर करे। ये संसद की गरिमा से ताल्लुकात है, ये संसद की गरिमा, ये मर्यादा, इसमें खुन्न होते हैं, इसलिए इसके ऊपर कड़ी से कड़ी जांच होना चाहिए और जिसको भी दोषी पाया गया उसको खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। इस विषय को इथिक्स कमेटी के सामने भेजा जाए और सारे naradanews.com का सारा रिकॉर्डिंग मंगाया जाए और इसकी जांच पड़ताल होकर करके उचित कार्रवाई की जाए। तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले इसे राजनीतिक साजिश करार दिया। This is part of a political conspiracy before the West Bengal election, where CPM, Congress and BJP are destined to lose. तृणमूल कांग्रेस के प्रमुख ममता बनर्जी ने इसे साजिश बताते हुए कहा कि इसके लिए काला धन इस्तेमाल हुआ है। जितना भी कॉन्स्पिरेसी करने दो, जितना भी ब्लैक मनी में ब्लैकमेलिंग करने दो, जितने भी विदेश से रुपया लेकर जो भी कॉन्स्पिरेसी करने दो, हम लोग डरते नहीं है।
हम ईमानदारी से, इज्जत से काम करते हैं। तृणमूल कांग्रेस के कुछ नेताओं को कथित तौर पर एक फर्जी निजी कंपनी की मदद के लिए अवैध तरीके से पैसा लेते हुए दिखाया गया था। यह स्टिंग ऑपरेशन सोमवार को मीडिया में आया था। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज राज्यसभा में भरोसा दिया कि आंध्र प्रदेश के साथ किए गए सभी वादे पूरे किए जाएंगे और राज्य को जरूरी मदद मुहैया कराई जा रही है। वित्त मंत्री कांग्रेस की ओर से राज्य को विशेष दर्जा देने की मांग का जवाब दे रहे थे। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राज्यसभा में कहा कि आंध्र प्रदेश के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा और विभाजन के समय बने कानून को पूरी तरह से लागू किया जाएगा। Creation of those new institutions in Andhra Pradesh is taking place. We have sanctioned funds for them. Foundation stones have been laid in some cases. Work is also at an advanced stage as far as it's progressing. Keeping the limitation in mind what the 14th Finance Commission has said, keeping the resources of the central government and the constraints in mind, whatever commitments have been made, each one of them is going to be honored. I wish to just make this category. इससे पहले शून्यकाल के दौरान नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद ने आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के बनने के बाद आंध्र प्रदेश को राजस्व का नुकसान हुआ है। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का क्या हुआ, ये हम सरकार से जानना चाहते हैं। He had said, yes, it should be for 10 years. So we would like to remind Mr. Arun Jaitley, now that you are in government, please honor your commitment. Thank you, sir. आंध्र प्रदेश के कई सदस्यों ने भी इस मामले को सदन में उठाया। टीडीपी ने कांग्रेस पर राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश करने का आरोप लगाया। Last Friday, my chief minister came to Delhi and he requested Prime Minister and Honorable Finance Minister. They are going to do something known as state. Now in this situation, they want to make a political mileage. इस मुद्दे को लेकर सदन की कार्यवाही बाधित हुई। इसके चलते सदन की कार्यवाही कुछ देर के लिए स्थगित भी करनी पड़ी। रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज राज्यसभा में कहा कि सरकार कुछ बड़े लोग खेती से आमदनी की आड़ में कर देने से बचने की जांच करा रही है और साथ ही उन्होंने सदन को भरोसा दिया कि कृषि से होने वाली आमदनी पर कर लगाने का सरकार का कोई इरादा नहीं है। राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भरोसा दिलाया कि कृषि से होने वाली कमाई पर कर लगाने का कोई विचार नहीं है, लेकिन कृषि की आड़ में कर चोरी करने वाले कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कृषि क्षेत्र की परिस्थिति देखते हुए इनकम टैक्स लगने की कोई प्रस्तावना नहीं है, कोई विचार नहीं है। ये सबसे पहले मैं स्पष्ट कर दूं। जो आमदनी कृषि की नहीं है उसको कृषि के माध्यम से दिखाने का, तो उस इंडिविजुअल केस में उसकी जांच होती है। आपको मैं ये भी बता दूं, बहुत प्रमुख लोग हैं जिन्होंने ऐसा किया है, जिनके खिलाफ जांच हो रही है। इससे पहले जनता दल यूनाइटेड के सांसद शरद यादव ने कृषि की आड़ में आयकर की चोरी का मुद्दा उठाया। कई व्यापारी हैं जो खेती कर करके टैक्स बचाने का काम कर रहे हैं। एक तरफ ये बात है, दूसरी तरफ किसानों पर टैक्स भी नहीं लगना चाहिए। मैं दोनों बात एक साथ कहना चाहता हूँ कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और जिन लोगों ने तो कृषि की आड़ में जो काला धन बनाया उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने कहा कि कृषि पर कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए। मुझे इस बात की आशंका है कि ये जो मामला है शरद जी ने उठाया है, इसके नाम पर किसानों पर इनकम टैक्स लगने की कहीं साजिश प्रारंभ न हो जाए, इस तरह की कोई बात नहीं होनी चाहिए। एक निजी टेलीविजन चैनल में खुलासा किया गया है कि करीब 6.5 लाख किसानों ने 2011-2012 के दौरान अवैध रूप से 2000 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की। रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। असम विधानसभा चुनाव के दूसरे दौर के लिए आज अधिसूचना जारी कर दी गई। इसके साथ 61 सीटों के लिए नामांकन का काम शुरू हो गया। दूसरे दौर के लिए 22 मार्च तक पर्चे दाखिल किए जाएंगे। 24 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 26 मार्च तक नाम वापसी हो सकती है। इस दौर के लिए 11 अप्रैल को वोटिंग है। असम में पहले दौर की 65 सीटों के लिए नामांकन का काम चल रहा है। राज्य में 2 चरणों में मतदान है। इधर कांग्रेस ने पहले दौर की 65 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। जेएनयू छात्र संघ ने मंगलवार को उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य की रिहाई और देशद्रोह के आरोप वापस लेने के लिए मंडी हाउस से संसद तक एक मार्च निकाला। छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार संविधान के प्रावधानों को पलटने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि छात्र और नौजवान मिलकर
लोकतंत्र को बचाने के लिए संघर्ष जारी रखेंगे। तो विद्यार्थी तय करे कि उसका सिलेबस क्या होगा, टीचर तय करे कि स्टूडेंट और टीचर का संबंध क्या होगा, और पूरा विश्वविद्यालय तय करे कि उसका वाइस चांसलर कौन होगा। आप नहीं तय करेंगे। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कोर्ट में वित्त मंत्री अरुण जेटली के जमा कराए गए इलेक्ट्रॉनिक सबूतों का विरोध किया है। आप नेताओं ने कोर्ट में भारतीय सबूत अधिनियम के अनुच्छेद 65 के तहत सबूतों के प्रिंट आउट की स्वीकार्यता पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री ने इसके लिए न तो प्रमाण पत्र पेश किया और न ही अपने सबूत के समर्थन में कोई हलफनामा दाखिल किया। इसीलिए कार्रवाई के दौरान इन दस्तावेजों को सबूत के तौर पर नहीं लिया जा सकता। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने डीडीसीए मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री समेत 6 लोगों के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया है। हरियाणा में जाट समुदाय ने 17 मार्च से आरक्षण आंदोलन दोबारा शुरू करने की चेतावनी दी है। अखिल भारतीय जाट महासभा के प्रमुख यशपाल मलिक ने आज समाचार एजेंसी पीटीआई से बात कही। उन्होंने कहा कि हरियाणा की बीजेपी सरकार के पास 2 दिन का वक्त है। अगर मांगें नहीं मानी गई तो प्रदर्शनकारी फिर से सड़कों पर उतरेंगे। राज्य में पिछले महीने जाट आंदोलन के दौरान व्यापक पैमाने पर हिंसा हुई थी, जिसमें 30 लोगों की जान चली गई थी और करोड़ों की संपत्ति खाक हो गई थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत गिरने और विदेशी बाजार में गिरावट के चलते आज घरेलू शेयर बाजार में 2 दिन की तेजी थम गई। मंगलवार को सेंसेक्स 253 अंक गिरकर 24,551 पर बंद हुआ और वहीं निफ्टी 78 अंक गिरकर 7,460 पर। सबसे ज़्यादा गिरावट फार्मा सेक्टर्स में हुई। इसके साथ ही एफएमसीजी, टेक्नोलॉजी और एचडीएफसी ग्रुप के शेयरों में दबाव दिखा। हालांकि बैंकिंग शेयरों में तेजी रही। सार्क के विदेश मंत्री स्तर की बातचीत के लिए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज कल नेपाल के पोखरा पहुंचेंगी। पोखरा में वो पाकिस्तान के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज समेत दूसरे सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों से मुलाकात करेंगी। गुरुवार को विदेश मंत्री स्तर की बातचीत होनी है। सार्क मंत्रिमंडलीय वार्ता के लिए पोखरा तैयार है। बुधवार को यहां विदेश सचिव और गुरुवार को विदेश मंत्री स्तर की बातचीत होगी, जिसमें 1.5 सालों में सार्क के कामकाज और 2014 के शिखर सम्मेलन के फैसलों में प्रगति की समीक्षा की जाएगी। पिछले सम्मेलन के बाद सार्क देशों के मामले में भारत की पहल पर भी सदस्य देशों की राय ली जाएगी। We also plan to seek the views of our partners in SARC on key initiatives mooted by us at the last summit, including the SARC satellite, the e-knowledge network project, etc. As is customary, the working of various SARC specialized bodies and regional centers will be scrutinized during the meetings and directions given for their work over the coming year. अगले कुछ महीनों में सार्क का 19वां शिखर सम्मेलन इस्लामाबाद में होना है। इसके लिए पाकिस्तान के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज सभी सदस्य देशों के सरकारों के प्रमुखों को आने का न्योता देंगे। इसे वो पोखरा में मौजूद विदेश मंत्रियों को सौंपेंगे। ऐसे में उनके विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से भी मिलने की संभावना है, जिसमें वो सार्क के अलावा आपसी मसलों पर भी बात कर सकते हैं। विदेश सचिव स्तर की बातचीत और पठानकोट एयरबेस पर आतंकी हमले में जांच में प्रगति के बारे में भी दोनों नेताओं के बीच बातचीत हो सकती है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। रूस ने सीरिया से सैन्य साजो सामान निकालना शुरू कर दिया है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कल सीरिया से सेना हटाने की घोषणा की थी। हालांकि कुछ सैनिक अभी सीरिया में तैनात रहेंगे। सीरिया में गृह युद्ध के खात्मे के लिए शांति वार्ता शुरू होने के बीच रूस ने फैसला किया है। पुतिन ने कहा कि रूस की सेनाएं हटाने से सभी पक्षों के बीच सकारात्मक संदेश जाएगा। रूस ने करीब 5 महीने पहले सीरिया में आतंकियों के खिलाफ अभियान शुरू किया था। पश्चिमी देशों का आरोप था कि रूस का मकसद राष्ट्रपति बशर अल असद को मदद पहुंचाना है। रूस में 27 फरवरी से सरकार और विद्रोहियों के बीच युद्ध विराम है। महाराष्ट्र सदन घोटाले के मामले में एनसीपी नेता और राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री छगन भुजबल को ईडी की 2 दिन की हिरासत में भेजा गया है। इससे पहले उनसे 7 घंटे तक पूछताछ की गई। इसके बाद उन्हें आज अदालत में पेश किया गया। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित मदर टेरेसा को 4 सितंबर को संत की उपाधि दी जाएगी। पोप फ्रांसिस ने उन्हें संत का दर्जा देने को मंजूरी दे दी है। गरीबों की सेवा में पूरा जीवन लगा देने वाली मदर टेरेसा को
संत की उपाधि देने पर अंतिम मोहर लग गई है। वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस ने आज ये ऐलान किया। रोमन कैथोलिक चर्च 4 सितंबर को इसका औपचारिक ऐलान करेगा। पोप फ्रांसिस ने बीते साल मदर टेरेसा के दूसरे चमत्कार को मंजूरी दी थी। इसके बाद उन्हें संत बनाने का ऐलान किया गया था। ब्रेन ट्यूमर का ब्राजील का एक मरीज मदर की प्रार्थनाओं से ठीक हो गया था। मदर से जुड़ा पहला चमत्कार साल 2002 में सामने आया था, जिसके बाद 2003 में तत्कालीन पोप जॉन पॉल द्वितीय ने उन्हें धन्य घोषित किया था। It's prayers. I mean, they are not going to have parties or anything like that, but there'll be special prayers more often like that. मदर टेरेसा ने कोलकाता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की थी। ये संस्था गरीबों, बीमारों और बुजुर्गों को मदद पहुंचाने का काम करती है। मदर का 87 साल की उम्र में 1997 में निधन हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।